IRC 37 फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन पार्ट 1 ओवरव्यू। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं IRC 37 फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन की कंप्लीट सीरीज। यह पूरा सीरीज टोटल 40 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन इस फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे स्लाइड 1 से स्लाइड 10 तक का पूरा ओवरव्यू। यानी पार्ट 1 में हम बेसिक्स समझेंगे, बाकी के नेक्स्ट पार्ट्स में हम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 का ओवरव्यू। सेक्शन 1, पार्ट इंट्रोडक्शन। स्लाइड में सबसे पहले दिया गया है पार्ट इंट्रोडक्शन। यह IRC 37 फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन सीरीज का पार्ट 1 है और इस सेक्शन में हम पेवमेंट डिजाइन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यानी अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप आगे का डिजाइन प्रॉपरली समझ पाएंगे। इसीलिए यहाँ इंजीनियरिंग नोट भी दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, कंटेंट स्ट्रक्चर। अब बीच में एक टेबल दिया गया है जिसमें स्लाइड 1 से स्लाइड 10 तक का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। स्लाइड 1 में हम इंट्रोडक्शन टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट समझेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। स्लाइड 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, यानी पेवमेंट लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। स्लाइड 3 में लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, यानी लोड लेयर्स में कैसे ट्रांसफर होता है। स्लाइड 4 में टाइप्स ऑफ पेवमेंट्स, यानी फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट का ओवरव्यू। स्लाइड 5 में फ्लेक्सिबल वर्सेस रिजिड पेवमेंट कंपैरिजन। स्लाइड 6 में पेवमेंट लेयर्स ओवरव्यू, यानी कंप्लीट लेयर स्ट्रक्चर। स्लाइड 7 में सबग्रेड एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी फाउंडेशन बिहेवियर। स्लाइड 8 में ग्रैन्युलर सब बेस यानी GSB लेयर। स्लाइड 9 में वेट मिक्स मैकेडम यानी WMM लेयर। स्लाइड 10 में बिटुमिनस लेयर्स यानी BC और DBM। यानी इस पार्ट 1 में हम कंप्लीट पेवमेंट स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेक्शन 3, लर्निंग आउटकम। अब स्लाइड में लर्निंग आउटकम दिया गया है। इस पार्ट 1 के बाद आपको क्या क्या समझ आएगा। आप पेवमेंट बेसिक्स समझ पाएंगे, सभी पेवमेंट लेयर्स की नॉलेज मिलेगी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर आइडिया मिलेगा, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट का डिफरेंस समझ आएगा और फाउंडेशन तथा मटेरियल इंपॉर्टेंस क्लियर होगा। सेक्शन 4, फ्लो अंडरस्टैंडिंग। अब नीचे फ्लो डायग्राम दिया गया है। यह बताता है कि हमें कैसे सीखना है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर लेयर सिस्टम समझेंगे, फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, फिर मटेरियल अंडरस्टैंडिंग आएगी और फाइनली हम डिजाइन स्टेज के लिए रेडी होंगे। यानी यह पूरा लर्निंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड है। सेक्शन 5, पेवमेंट लेयर स्केच। अब राइट साइड में पेवमेंट लेयर स्केच दिया गया है। यह टिपिकल फ्लेक्सिबल पेवमेंट स्ट्रक्चर दिखाता है। सबसे ऊपर व्हील लोड दिखाया गया है और नीचे लेयर्स दी गई हैं। बिटुमिनस कंक्रीट यानी BC, डेंस बिटुमिनस मैकेडम यानी DBM, वेट मिक्स मैकेडम यानी WMM, ग्रैन्युलर सब बेस यानी GSB और सबसे नीचे कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। यह पूरा लेयर्ड सिस्टम लोड को ऊपर से नीचे ट्रांसफर करता है। लेयर फंक्शन एक्सप्लेनेशन। अब नीचे हर लेयर का फंक्शन दिया गया है। GSB लेयर सपोर्ट और ड्रेनेज प्रोवाइड करती है। WMM लेयर लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है और स्टेबिलिटी देती है।
बीसी और डीबीएम लेयर्स स्मूथ सरफेस और वाटरप्रूफिंग प्रोवाइड करती हैं, यानी हर लेयर का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। लेयर आइडेंटिफिकेशन समरी। अब नीचे लेयर आइडेंटिफिकेशन समरी दिया गया है। जीएसबी थिकनेस लगभग 100 से 300 होता है। WMM थिकनेस लगभग 150 से 250 होता है। DBM थिकनेस लगभग 40 से 100 होता है। BC थिकनेस लगभग 25 से 50 होता है। और सबग्रेड पूरी पेवमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग नोट। अब लेफ्ट साइड में प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग नोट दिया गया है। अगर सबग्रेड वीक होगा तो पेवमेंट फेलियर जल्दी होगा। अगर लेयर सिलेक्शन प्रॉपर होगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन पेवमेंट लाइफ के लिए की फैक्टर है। अब सबसे नीचे क्विक समरी दिया गया है। पार्ट 1 में हम कवर कर रहे हैं बेसिक्स, लेयर्स और लोड कॉन्सेप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो पेवमेंट स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों, इस पार्ट 1 में हम स्लाइड 1 से स्लाइड 10 तक पूरा फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स में हम डिटेल्ड डिजाइन, CBR कैलकुलेशन, ट्रैफिक एनालिसिस और पेवमेंट थिकनेस डिजाइन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। स्लाइड 1, IRC 37 फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक, IRC 37 फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन। अब अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, पेवमेंट डिजाइन या साइट एग्जीक्यूशन से जुड़े हुए हैं तो यह पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हाईवे ऊपर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से उसकी इंजीनियरिंग उतनी ही डीप होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, रोड फेलियर अचानक नहीं होता। उसके पीछे हमेशा कोई इंजीनियरिंग रीजन छिपा होता है। कहीं ट्रैफिक कैलकुलेशन गलत, कहीं CBR वीक, कहीं ड्रेनेज पुअर और कहीं लेयर कंपैक्शन इम्प्रॉपर। और यही पूरी इंजीनियरिंग फिलॉसफी हम इस सीरीज में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली स्लाइड से एक इंट्रोडक्शन। यहां सबसे पहले लिखा है, IRC 37 is the guideline published by Indian Roads Congress for the design of flexible pavements। अब यहां सबसे पहले समझिए, IRC 37 इंडिया की ऑफिशियल पेवमेंट डिजाइन गाइडलाइन है, जिसे इंडियन रोड्स कांग्रेस पब्लिश करता है। और इंडिया में जो मेजर फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स बनती हैं, उनका डिजाइन मोस्टली IRC 37 फिलॉसफी पर बेस्ड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर पेवमेंट थिकनेस डिजाइन बेस्ड ऑन। और यहां 4 चीजें दी गई हैं। यही पूरे पेवमेंट डिजाइन की बैकबोन है। ट्रैफिक लोडिंग, सबसे पहला फैक्टर ट्रैफिक लोडिंग। अब इमेजिन कीजिए, एक नॉर्मल कार रोड पर चल रही है और दूसरी तरफ ओवरलोडेड ट्रक। ऊपर से दोनों व्हीकल दिखने में नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन पेवमेंट डैमेज दोनों इक्वल नहीं करते। हैवी एक्सल लोड पेवमेंट के अंदर ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करता है। और अगर डिजाइन ट्रैफिक सही कैलकुलेट नहीं हुआ तो कुछ समय बाद रटिंग, क्रैकिंग, डिप्रेशन स्टार्ट हो सकता है। यही रीजन है कि IRC 37 में ट्रैफिक एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट होता है।
सबग्रेड स्ट्रेंथ। अब दूसरा फैक्टर सबग्रेड स्ट्रेंथ, यानी नीचे की सॉइल कितनी स्ट्रांग है। और ऑनेस्टली बोलें, यही एक्चुअल हिडन इंजीनियरिंग है, क्योंकि ऊपर की रोड चाहे कितनी भी प्रीमियम दिखे, अगर नीचे वीक सबग्रेड है तो पेवमेंट इवेंचुअली डिस्ट्रेस दिखाएगी। क्लाइमैटिक कंडीशन। अब तीसरा फैक्टर क्लाइमैटिक कंडीशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, मॉइस्चर वेरिएशन, ये सभी पेवमेंट परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर पेवमेंट में वाटर इनफिल्ट्रेशन शुरू हो जाए तो सबसे पहले नीचे की लेयर्स वीक होंगी और वहीं से पेवमेंट डेटेरियोरेशन शुरू होगा। मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब चौथा फैक्टर मटेरियल प्रॉपर्टीज। अगर एग्रीगेट वीक, बिटुमेन पुअर क्वालिटी या कंपैक्शन इम्प्रॉपर तो पेवमेंट जल्दी फेल होगी, यानी थिकनेस अलोन सफिशिएंट नहीं है। मटेरियल क्वालिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब साइड में देखिए, वाइडली यूज्ड इन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हैम एंड ईपीसी प्रोजेक्ट्स, यानी इंडिया के ऑलमोस्ट सभी मेजर रोड प्रोजेक्ट्स में IRC 37 यूज होती है। अब नीचे मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रोवाइड सेफ, ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल पेवमेंट डिजाइन। अब यहां तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: सेफ हाईवे, ड्यूरेबल पेवमेंट, इकोनॉमिकल डिजाइन। यानी पेवमेंट ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी फेल न हो, मेंटेनेंस कम मांगे और अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी न बढ़ाए। अब स्लाइड का दूसरा टॉपिक देखते हैं, दो की डेफिनेशन। यहां फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डेफिनेशन दी गई है: A pavement structure that transfers wheel load to subgrade through layered load distribution. अब यही पूरी फ्लेक्सिबल पेवमेंट इंजीनियरिंग का हार्ट है। व्हील लोड सीधे नीचे नहीं जाता, बल्कि लेयर बाय लेयर स्प्रेड होता है और जैसे जैसे नीचे जाता है स्ट्रेस कम होता जाता है। अब राइट साइड डायग्राम ध्यान से देखिए। फ्लेक्सिबल पेवमेंट लेयर्ड सेक्शन, ऊपर व्हील लोड दिखाया गया है और रेड एरोज क्या बता रहे हैं? लोड नीचे जाते समय फैल रहा है। अब लेयर्स को समझते हैं। सबग्रेड स्ट्रेंथ। अब दूसरा फैक्टर सबग्रेड स्ट्रेंथ, यानी नीचे की सॉइल कितनी स्ट्रांग है। और ऑनेस्टली बोलें, यही एक्चुअल हिडन इंजीनियरिंग है, क्योंकि ऊपर की रोड चाहे कितनी भी प्रीमियम दिखे, अगर नीचे वीक सबग्रेड है तो पेवमेंट इवेंचुअली डिस्ट्रेस दिखाएगी। क्लाइमैटिक कंडीशन। अब तीसरा फैक्टर क्लाइमैटिक कंडीशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, मॉइस्चर वेरिएशन, ये सभी पेवमेंट परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर पेवमेंट में वाटर इनफिल्ट्रेशन शुरू हो जाए तो सबसे पहले नीचे की लेयर्स वीक होंगी और वहीं से पेवमेंट डेटेरियोरेशन शुरू होगा। मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब चौथा फैक्टर मटेरियल प्रॉपर्टीज। अगर एग्रीगेट वीक, बिटुमेन पुअर क्वालिटी या कंपैक्शन इम्प्रॉपर तो पेवमेंट जल्दी फेल होगी, यानी थिकनेस अलोन सफिशिएंट नहीं है। मटेरियल क्वालिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब साइड में देखिए, वाइडली यूज्ड इन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हैम एंड ईपीसी प्रोजेक्ट्स, यानी इंडिया के ऑलमोस्ट सभी मेजर रोड प्रोजेक्ट्स में IRC 37 यूज होती है। अब नीचे मेन ऑब्जेक्टिव देखिए,
to provide safe, durable and economical pavement design. अब यहां तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सेफ हाईवे, ड्यूरेबल पेवमेंट, इकोनॉमिकल डिजाइन. यानी पेवमेंट ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी फेल न हो, मेंटेनेंस कम मांगे और अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी न बढ़ाए. अब स्लाइड का दूसरा टॉपिक देखते हैं. 2 की डेफिनेशन. यहां फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डेफिनेशन दी गई है. अ पेवमेंट स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर्स व्हील लोड टू सबग्रेड थ्रू लेयर्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन. अब यही पूरी फ्लेक्सिबल पेवमेंट इंजीनियरिंग का हार्ट है. व्हील लोड सीधे नीचे नहीं जाता, बल्कि लेयर बाय लेयर स्प्रेड होता है. और जैसे जैसे नीचे जाता है, स्ट्रेस कम होता जाता है. अब राइट साइड डायग्राम ध्यान से देखिए. फ्लेक्सिबल पेवमेंट लेयर्ड सेक्शन. ऊपर व्हील लोड दिखाया गया है और रेड एरोज क्या बता रहे हैं? लोड नीचे जाते समय फैल रहा है. अब लेयर्स को समझते हैं. बिचुमिनस लेयर. सबसे ऊपर बिचुमिनस लेयर. यही डायरेक्ट टायर कांटेक्ट लेयर है. यह राइडिंग क्वालिटी देती है, वाटरप्रूफिंग देती है, ट्रैफिक लोड रिसीव करती है. ग्रैन्युलर बेस. अब नीचे ग्रैन्युलर बेस. यह स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और लोड स्प्रेड करती है. ग्रैन्युलर सब बेस. अब जीएसबी लेयर. यह ड्रेनेज सपोर्ट देती है और लोअर लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है. सबग्रेड. सबसे नीचे नेचुरल सॉइल. अंत में पूरा लोड इसी तक पहुंचता है. और यही कारण है कि वीक सबग्रेड फ्यूचर फेलियर का बड़ा कारण बन सकती है. अब स्लाइड का तीसरा टॉपिक देखते हैं. 3 की कंपोनेंट्स. यहां मुख्य कंपोनेंट्स दिए गए हैं. बिचुमिनस लेयर, ग्रैन्युलर बेस, ग्रैन्युलर सब बेस, सबग्रेड. अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन सभी लेयर्स को डिटेल में समझेंगे. अब फॉर्मूला बॉक्स देखिए. पेवमेंट थिकनेस फॉर्मूला. T1D1 प्लस A2D2 प्लस A3D3. यहां D बिचुमिनस लेयर थिकनेस, D ग्रैन्युलर बेस थिकनेस, D ग्रैन्युलर सब बेस थिकनेस. अब एक्चुअल इंजीनियरिंग लॉजिक क्या है? पेवमेंट परफॉर्मेंस केवल थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती. हर लेयर की क्वालिटी और कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होती है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉक्स देखिए. IRC 37 मेनली फोकसेस ऑन फटीग क्रैकिंग, रटिंग फेलियर, डिजाइन लाइफ परफॉर्मेंस. और यही एक्चुअल हाईवे फेलियर्स हैं जो फील्ड में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं. अब नीचे क्विक नोट देखिए. फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन डिपेंड्स मेनली ऑन ट्रैफिक एंड CBR वैल्यू. और ऑनेस्टली बोलें, पूरी पेवमेंट इंजीनियरिंग की फाउंडेशन यही 2 चीजें हैं, ट्रैफिक और CBR. अगर यही गलत हो गए तो पूरा पेवमेंट डिजाइन अनसेफ हो सकता है. और अब आगे की स्लाइड्स में हम ट्रैफिक, MSA, CBR, सबग्रेड और पेवमेंट लेयर बिहेवियर को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं. स्लाइड 2. स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ IRC 37. CI फाइनल लाइव वॉइस ओवर. तो दोस्तों, पिछले स्लाइड में हमने समझा IRC 37 आखिर है क्या और फ्लेक्सिबल पेवमेंट का बेसिक लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसे काम करता है. अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है. क्या IRC 37 हर रोड के लिए एप्लीकेबल होती है? क्या हर पेवमेंट इसी से डिजाइन होती है?
और आखिर इसका एक्चुअल स्कोप क्या है। तो चलिए अब इस पूरी चीज को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। एक स्कोप ऑफ IRC 37। यहां सबसे पहले लिखा है IRC 37 प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर। अब यहां IRC 37 किन किन कामों में यूज होती है वह बताया गया है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन। सबसे पहला पॉइंट फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन, यानी पेवमेंट की थिकनेस कितनी होगी, कौन सी लेयर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, कहां कितना बिटुमिनस लेयर देना है। इन सभी चीजों की डिजाइन फिलॉसफी IRC 37 प्रोवाइड करती है। न्यू पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। अब दूसरा पॉइंट न्यू पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। जब कंप्लीटली नई हाईवे कंस्ट्रक्शन होती है तो ट्रैफिक, CBR, क्लाइमेट, डिजाइन लाइफ, इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर पेवमेंट स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। स्ट्रेंथनिंग एंड ओवरले डिजाइन। अब तीसरा पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है, स्ट्रेंथनिंग एंड ओवरले डिजाइन। अब इमेजिन कीजिए पुरानी रोड में क्रैक्स आ गए, राइडिंग क्वालिटी खराब हो गई, डिफ्लेक्शन बढ़ गया, तो पूरी रोड हटाई नहीं जाती, उसके ऊपर ओवरले डिजाइन किया जाता है। और ओवरले थिकनेस डिसाइड करने में भी IRC 37 बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पेवमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब चौथा पॉइंट पेवमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी एग्जिस्टिंग पेवमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, उसमें रटिंग कितना है, क्रैकिंग कितना है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है। इन सभी चीजों का इवैल्यूएशन भी IRC फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। अब साइड में देखिए एप्लीकेबल फॉर। यहां बताया गया है कि IRC 37 कहां एप्लीकेबल है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, अर्बन रोड्स, इंडस्ट्रियल रोड्स, टोल रोड्स। अब यहां एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात समझिए, जहां रिपीटेड हैवी ट्रैफिक आता है वहां पेवमेंट डिजाइन और भी क्रिटिकल हो जाता है, विशेषकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, माइनिंग रोड्स, टोल हाईवेज। यहां एक्सल लोडिंग बहुत ज्यादा होती है। अब स्लाइड का दूसरा बड़ा टॉपिक देखते हैं, दो एप्लीकेबिलिटी। यहां लिखा है यूज्ड फॉर ट्रैफिक रेंजिंग फ्रॉम लो वॉल्यूम टू हेविली ट्रैफिक्ड कॉरिडोर्स, यानी IRC 37 केवल हैवी हाईवेज के लिए नहीं, लो ट्रैफिक रोड्स से लेकर हेविली ट्रैफिक्ड हाईवेज तक यूज हो सकती है। अब नीचे सूटेबल फॉर देखिए, बिटुमिनस पेवमेंट्स, मल्टी लेयर फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, रोड्स विथ ग्रैन्युलर एंड ट्रीटेड बेस। अब यहां एक चीज नोटिस कीजिए, पूरा फोकस फ्लेक्सिबल पेवमेंट सिस्टम पर है, रिजिड पेवमेंट यहां कवर नहीं हो रही। अब इसके साइड में डिजाइन बेसिस दिया गया है। डिजाइन इज बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव ट्रैफिक, सबग्रेड CBR, क्लाइमेट, मटेरियल स्ट्रेंथ। अब यही चार पिलर्स पूरी पेवमेंट डिजाइन को गवर्न करते हैं। क्यूमुलेटिव ट्रैफिक, यहां केवल प्रेजेंट ट्रैफिक नहीं देखा जाता, फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रोड आज के लिए नहीं 15 से 20 साल की सर्विस लाइफ के लिए डिजाइन होती है। सबग्रेड CBR। अब यहां फिर वही हिडन हीरो आता है, CBR। अगर सबग्रेड वीक तो पेवमेंट थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। क्लाइमेट, हाई रेनफॉल एरियाज में ड्रेनेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हॉट रीजन्स में बिटुमिनस लेयर बिहेवियर अलग हो सकता है। मटेरियल स्ट्रेंथ, अगर मटेरियल क्वालिटी पुअर
तो थियोरेटिकल डिजाइन प्रैक्टिकल फील्ड में फेल हो सकती है। अब स्लाइड का तीसरा टॉपिक देखते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग नोट। यहां लिखा है IRC 37 यूजेस मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल पेवमेंट डिजाइन अप्रोच। अब यह टर्म इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तो इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल अप्रोच। मैकेनिस्टिक मतलब लोड पेवमेंट के अंदर कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्ट्रेन कहां डेवलप होगा। यह साइंटिफिक एनालिसिस। और एम्पिरिकल मतलब फील्ड परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशंस, यानी थ्योरी प्लस फील्ड एक्सपीरियंस। और ऑनेस्टली बोलें, यही एक्चुअल हाईवे इंजीनियरिंग है। अब राइट साइड डायग्राम देखिए। फ्लेक्सिबल पेवमेंट स्ट्रक्चर। ऊपर ट्रैफिक लोडिंग दिखाया गया है। अब नीचे लेयर्स देखिए। बिटुमिनस लेयर, बाइंडर कोर्स, ग्रैन्युलर बेस, ग्रैन्युलर सब बेस, सब ग्रेड। अब यहां वी लोड नीचे जाते समय स्प्रेड हो रहा है। यही लेयर्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। और यही रीजन है कि सबग्रेड तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रेस कम हो जाता है। अब स्लाइड का चौथा टॉपिक देखते हैं। 4 की ऑब्जेक्टिव्स। यहां IRC 37 के मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। सेफ राइडिंग क्वालिटी। रोड स्मूथ और सेफ होनी चाहिए। लॉन्ग पेवमेंट लाइफ। रोड जल्दी डिस्ट्रेस न दिखाए। रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। बार बार रिपेयर की जरूरत न पड़े। बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हील लोड प्रॉपरली स्प्रेड होना चाहिए। इंप्रूव्ड स्ट्रक्चरल कैपेसिटी। पेवमेंट हैवी ट्रैफिक सेफली कैरी कर सके। अब स्लाइड का 5वां टॉपिक देखते हैं। 5 लिमिटेशन बॉक्स। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहां बताया गया है कि IRC 37 कहां डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। रिजिड पेवमेंट्स, कॉन्क्रीट पेवमेंट डिजाइन, एयरफील्ड पेवमेंट्स। अब यहां प्रैक्टिकल बात समझिए। रिजिड पेवमेंट डिजाइन अलग फिलॉसफी पर बेस्ड होती है। उसमें कॉन्क्रीट स्लैब बिहेवियर आता है, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म अलग होता है। इसलिए IRC 37 मेनली फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए यूज होती है। अब नीचे क्विक रिवीजन नोट देखिए। IRC 37 is mainly used for flexible pavement thickness design in Indian road projects। यानी पूरी गाइडलाइन का मेन पर्पस क्या है? करेक्ट पेवमेंट थिकनेस डिजाइन। और अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ट्रैफिक एनालिसिस, MSA कैलकुलेशन, लेन डिस्ट्रीब्यूशन, CBR और पेवमेंट लेयर कॉम्पोजिशन को एक्चुअल फील्ड लॉजिक के साथ समझने वाले हैं। क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग में सरफेस देखकर डिसीजन नहीं लिया जाता, अंदर की स्ट्रक्चरल क्वालिटी देखकर लिया जाता है। स्लाइड 3। फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंपोनेंट्स, CI फाइनल लाइव वॉइस ओवर। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा IRC 37 क्या है, कहां यूज होती है और इसका ओवरऑल स्कोप क्या है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सवाल आता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट आखिर अंदर से बनी कैसे होती है? कौन सी लेयर क्या काम करती है? और हाईवे लोड आखिर नीचे सॉइल तक कैसे पहुंचता है? तो चलिए अब इस पूरी पेवमेंट स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। एक, व्हाट इज फ्लेक्सिबल पेवमेंट? यहां सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट दी गई है। अब स्लाइड में लिखा है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज अ लेयर्ड पेवमेंट सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स व्हील लोड ग्रेजुअली टू द सबग्रेड थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर लेयर्स।
अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? लेयर्ड सिस्टम। यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट एक सिंगल लेयर नहीं होती, यह मल्टीपल लेयर्स का स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोड ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर इन डिक्रीजिंग स्ट्रेस इंटेंसिटी। अब यही एक्चुअल इंजीनियरिंग साइंस है। व्हील लोड ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है, लेकिन जैसे जैसे लोड नीचे जाता है स्ट्रेस कम होता जाता है। और यही रीजन है कि सबग्रेड डायरेक्टली टायर लोड रिसीव नहीं करती। अब तीसरा पॉइंट देखिए, पेवमेंट सरफेस अंडरगोज स्लाइट डिफ्लेक्शन अंडर ट्रैफिक लोडिंग। अब यहां एक प्रैक्टिकल चीज समझिए, कोई भी पेवमेंट पूरी तरह रिजिड नहीं होती। जब हैवी व्हीकल गुजरता है तो पेवमेंट में स्लाइट डिफ्लेक्शन आता है। अगर डिजाइन प्रॉपर है तो यह डिफ्लेक्शन सेफ लिमिट में रहेगा, लेकिन अगर पेवमेंट वीक है तो धीरे धीरे रटिंग, क्रैकिंग, सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब स्लाइड का दूसरा बड़ा टॉपिक देखते हैं, दो फ्लेक्सिबल पेवमेंट लेयर सिस्टम। अब यहां पूरी पेवमेंट की लेयर्स दी गई हैं, और ऑनेस्टली बोलें, यही पूरा हाईवे स्ट्रक्चर का हार्ट है। एक बिचुमिनस सरफेस कोर्स, सबसे ऊपर की लेयर बिचुमिनस सरफेस कोर्स। अब इसका फंक्शन क्या है? स्मूथ राइडिंग सरफेस देना, ट्रैफिक वेयर और स्किड रेजिस्ट करना, नीचे की लेयर्स को वाटर इनफिल्ट्रेशन से प्रोटेक्ट करना। अब यहां कॉमन लेयर्स भी दी गई हैं, बीसी यानी बिचुमिनस कंक्रीट, डीबीएम यानी डेंस बिचुमिनस मैकेडम। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल इज यूज्ड इन द टॉप लेयर। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही लेयर डायरेक्टली ट्रैफिक कांटेक्ट में रहती है। अगर यहां क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो पूरी पेवमेंट परफॉर्मेंस जल्दी खराब होगी। बेस कोर्स। अब नीचे आती है बेस कोर्स, और यह बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चरल लेयर होती है। इसके फंक्शंस देखिए, व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूट करना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस रिड्यूस करना। अब कॉमन मटेरियल्स देखिए, WMM, CTB, CTSB। अब यहां इंजीनियरिंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस लेयर कैरीज मेजर स्ट्रक्चरल लोड, यानी पेवमेंट स्ट्रेंथ का बड़ा हिस्सा यही लेयर कंट्रोल करती है। सब बेस कोर्स। अब नीचे आती है सब बेस। इसका फंक्शन क्या है? ड्रेनेज इंप्रूव करना, पंपिंग ऑफ फाइन्स रोकना, कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। अब यहां कॉमन मटेरियल दिया गया है, GSB, और नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, प्रॉपर ड्रेनेज इंक्रीसेस पेवमेंट लाइफ। अब ऑनेस्टली बोलें, हाईवे फेलियर का हिडन रीजन कई बार ड्रेनेज ही होता है। अगर पानी नीचे एंटर कर गया तो CBR रिड्यूस होगा, सेटलमेंट बढ़ेगा और पेवमेंट डिस्ट्रेस शुरू होगा। सबग्रेड। अब सबसे नीचे आती है सबग्रेड, यानी नेचुरल सॉइल फाउंडेशन। इसके फंक्शंस, एंटायर पेवमेंट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, फाइनल लोड रिसीव करना। अब यहां डिजाइन पैरामीटर लिखा है, CBR वैल्यू, और नीचे की नोट देखिए, पुअर सबग्रेड कॉजेस पेवमेंट फेलियर। और यही एक्चुअल फील्ड ट्रूथ है। ऊपर की पेवमेंट कितनी भी प्रीमियम हो, अगर नीचे वीक सॉइल है तो पेवमेंट इवेंचुअली फेल करेगी। अब स्लाइड का तीसरा टॉपिक देखते हैं,
3 लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब यहां पूरा स्टेप बाय स्टेप लोड ट्रांसफर समझाया गया है। स्टेप 1, व्हील लोड पेवमेंट सरफेस पर एक्ट करता है। स्टेप 2, लोड बिचुमिनस लेयर से स्प्रेड होना शुरू होता है। स्टेप 3, नीचे जाते जाते स्ट्रेस इंटेंसिटी कम होती जाती है। स्टेप 4, लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया सबग्रेड स्ट्रेस रिड्यूस करती है। अब यही पूरा फ्लेक्सिबल पेवमेंट साइंस है। अब साइड में बड़ा डायग्राम देखिए। फ्लेक्सिबल पेवमेंट टिपिकल सेक्शन। ऊपर टायर लोड दिख रहा है और नीचे व्हाइट एरोज क्या बता रहे हैं? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। लोड नीचे जाते समय फैल रहा है और नीचे लिखा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीसेस विथ डेप्थ, यानी डेप्थ बढ़ने के साथ स्ट्रेस कम होता जाता है। अब साइड में लेयर्स के फंक्शंस फिर से दिए गए हैं। एक बिचुमिनस सरफेस कोर्स। फंक्शन राइडिंग क्वालिटी। बी बेस कोर्स। फंक्शन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। सी सब बेस कोर्स। फंक्शन ड्रेनेज सपोर्ट। डी सबग्रेड। फंक्शन फाउंडेशन सॉइल। अब नीचे ड्रेनेज एक्शन डायग्राम देखिए। पानी नीचे ड्रेन हो रहा है। अब यही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पेवमेंट लाइफ बढ़ाता है। अब स्लाइड का चौथा टॉपिक देखते हैं। 4 इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट। यहां लिखा है थिकनेस ऑफ पेवमेंट डिक्रीसेस स्ट्रेस रीचिंग सबग्रेड। अब इसका मतलब क्या है? जितनी स्ट्रॉन्ग और थिक पेवमेंट होगी उतना कम स्ट्रेस नीचे सॉइल तक जाएगा। अब फॉर्मूला बॉक्स देखिए। 5 इंजीनियरिंग फॉर्मूला बॉक्स। टेक्स्ट हायर थिकनेस, टेक्स्ट लोअर सबग्रेड स्ट्रेस। अब यही पूरा स्ट्रक्चरल डिजाइन लॉजिक है। अब स्लाइड का छठा टॉपिक देखते हैं। 6 की कैप कॉमन पेवमेंट फेलियर्स ड्यू टू पुअर कंपोनेंट्स। यहां फेलियर्स दिए गए हैं। रटिंग, फटीग क्रैकिंग, रावलिंग, एज फेलियर, सेटलमेंट। अब आगे की स्लाइड्स में हम इन सभी फेलियर्स को प्रैक्टिकल फील्ड एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अब स्लाइड का 7वां टॉपिक देखते हैं। 7 प्रैक्टिकल साइट ऑब्जर्वेशन। अब यह सेक्शन बहुत प्रैक्टिकल है। इम्प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ जीएसबी कॉजेस सेटलमेंट। अगर जीएसबी प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं हुई तो नीचे वॉइड्स रह जाते हैं और बाद में सेटलमेंट शुरू हो सकता है। लो डेंसिटी इन WMN कॉजेस रटिंग। अगर WMN डेंसिटी प्रॉपर नहीं तो व्हील पाथ में डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। वीक सबग्रेड इंक्रीसेस पेवमेंट डिफॉर्मेशन। वीक सॉइल हमेशा डिस्ट्रेस बढ़ाती है। वाटर स्टैग्नेशन डैमेजेस पेवमेंट रैपिडली। स्टैंडिंग वाटर पेवमेंट का सबसे बड़ा एनिमी है। अब स्लाइड का 8वां टॉपिक देखते हैं। 8 इंटरव्यू क्वेश्चन बॉक्स। Q, which layer mainly provides riding quality? Answer, bituminous surface course. Q, which layer mainly controls pavement strength? Answer, base course. अब नीचे वन शॉट रिवीजन देखिए। सरफेस लेयर, राइडिंग क्वालिटी, बेस लेयर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, सब बेस, ड्रेनेज सपोर्ट, सबग्रेड, फाउंडेशन सॉइल। और दोस्तों, यही पूरा फ्लेक्सिबल पेवमेंट स्ट्रक्चर एक्चुअल हाईवे इंजीनियरिंग की बैकबोन है। अगर लेयर कॉम्पोजिशन सही, कंपैक्शन प्रॉपर, ड्रेनेज इफेक्टिव और मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल्ड है तो पेवमेंट लंबे समय तक सेफ परफॉर्मेंस दे सकती है। और अब आगे आने वाली स्लाइड्स में
हम ट्रैफिक लोडिंग और एमएसए कैलकुलेशन की एक्चुअल इंजीनियरिंग समझने वाले हैं, जहां से पेवमेंट थिकनेस डिजाइन की रियल कैलकुलेशन शुरू होती है। स्लाइड 4, ट्रैफिक एनालिसिस इन आईआरसी 37। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा फ्लेक्सिबल पेवमेंट कैसे काम करती है, लोड कैसे ट्रांसफर होता है और अलग अलग लेयर्स का क्या रोल होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, रोड आखिर कितने ट्रैफिक के लिए डिजाइन करनी है? कितना लोड आएगा? फ्यूचर में ट्रैफिक कितना बढ़ेगा? और पेवमेंट कितने साल सरवाइव करेगी? यहीं से शुरू होता है ट्रैफिक एनालिसिस। और ऑनेस्टली बोलें, अगर ट्रैफिक एनालिसिस गलत हो गया तो पूरा पेवमेंट डिजाइन अनसेफ हो सकता है। एक इंट्रोडक्शन टू ट्रैफिक एनालिसिस। अब स्लाइड का पहला टॉपिक देखते हैं। यहां लिखा है, ट्रैफिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रैफिक वॉल्यूम एंड एक्सल लोडिंग फॉर पेवमेंट डिजाइन। अब यहां दो वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम यानी रोड पर कितने व्हीकल्स चल रहे हैं। एक्सल लोडिंग यानी व्हीकल पेवमेंट पर कितना एक्चुअल लोड डाल रहा है। अब प्रैक्टिकल बात समझिए, पेवमेंट डैमेज व्हीकल काउंट से नहीं, एक्सल लोड से ज्यादा होता है। एक ओवरलोडेड ट्रक सैकड़ों कार्स से ज्यादा पेवमेंट डैमेज कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आईआरसी 37 कंसिडर्स क्यूमुलेटिव ट्रैफिक लोडिंग ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ ऑफ पेवमेंट। अब यहां क्यूमुलेटिव ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि पेवमेंट केवल आज के ट्रैफिक के लिए नहीं डिजाइन होती, बल्कि अगले 15 साल, 20 साल या उससे ज्यादा फ्यूचर ट्रैफिक के लिए डिजाइन होती है। अब नीचे बेनिफिट्स दिए गए हैं। एक्यूरेट ट्रैफिक एनालिसिस एंश्योर्स सेफ पेवमेंट परफॉर्मेंस, इकोनॉमिकल डिजाइन, रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, लॉन्गर पेवमेंट लाइफ। अब इमेजिन कीजिए, अगर एक्चुअल ट्रैफिक ज्यादा निकला और डिजाइन कम ट्रैफिक पर किया गया, तो जल्दी रटिंग, फटीग क्रैकिंग, सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे की नोट देखिए, ट्रैफिक लोडिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर इन पेवमेंट डिजाइन। और ऑनेस्टली बोलें, यह लाइन पूरी पेवमेंट इंजीनियरिंग की रियलिटी है। अब स्लाइड का दूसरा बड़ा टॉपिक देखते हैं, टू कीकैप टाइप्स ऑफ ट्रैफिक डेटा रिक्वायर्ड। अब यहां पेवमेंट डिजाइन के लिए कौन कौन सा ट्रैफिक डेटा चाहिए, वह बताया गया है। ए, ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम में कितने व्हीकल्स पास हुए। अब इसे मेजर किसमें किया जाता है? सीवीपीडी, एएडीटी, सीवीपीडी, कमर्शियल व्हीकल्स पर डे, यानी डेली कितने कमर्शियल व्हीकल्स चल रहे हैं। एएडीटी, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, यानी पूरे साल का एवरेज डेली ट्रैफिक। अब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स मेनली अफेक्ट पेवमेंट डैमेज। और बिल्कुल सही बात है, कार से पेवमेंट डैमेज लिमिटेड होता है, लेकिन हैवी ट्रक्स पेवमेंट डिस्ट्रेस तेजी से बढ़ाते हैं। बी, एक्सल लोड डेटा। अब दूसरा डेटा, एक्सल लोड डेटा। अब यहां एक्चुअल व्हील लोड मेजर किया जाता है, कलेक्टेड यूजिंग वे ब्रिज एक्सल लोड सर्वे, WIM सिस्टम। अब इंजीनियरिंग नोट देखिए, हेवियर एक्सल लोड कॉजेज एक्सपोनेंशियली हायर पेवमेंट डैमेज। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अगर एक्सल लोड थोड़ा सा भी बढ़े
तो पेवमेंट डैमेज कई गुना बढ़ सकता है। यही रीजन है कि ओवरलोडेड ट्रक्स हाईवेज के सबसे बड़े एनिमी माने जाते हैं। सी, ट्रैफिक ग्रोथ रेट। अब तीसरा पैरामीटर, ट्रैफिक ग्रोथ रेट। अब फ्यूचर ट्रैफिक हर साल बढ़ता है और IRC 37 उसी फ्यूचर ग्रोथ को कंसिडर करके पेवमेंट डिजाइन करती है। यहां टिपिकल रेंज दिया गया है 5% टू 7.5%, यानी हर साल ट्रैफिक इंक्रीज होता रहेगा। और अगर फ्यूचर ग्रोथ कंसिडर नहीं की तो पेवमेंट जल्दी डिस्ट्रेस दिखाने लगेगी। अब राइट साइड टिपिकल हाईवे ट्रैफिक सीन देखिए। अब यहां मिक्स्ड ट्रैफिक दिखाया गया है। कार्स, बस, ट्रक, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। और यही एक्चुअल इंडियन हाईवे कंडीशन है। अब नीचे एक्सल लोड इलस्ट्रेशन देखिए। कार 10 के एन, बस 60 के एन, 2 एक्सल ट्रक 80 के एन, 3 एक्सल ट्रक 120 के एन, मल्टी एक्सल ट्रेलर 180 के एन। अब यहां एक्चुअल इंजीनियरिंग समझिए। जितना ज्यादा एक्सल लोड उतना ज्यादा पेवमेंट डैमेज। अब नीचे व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखिए। ऊपर हाईएस्ट स्ट्रेस है और नीचे जाते जाते स्ट्रेस कम हो रहा है। यही फ्लेक्सिबल पेवमेंट का लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। अब ट्रैफिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट ग्राफ देखिए। ट्रैफिक धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और यही रीजन है कि फ्यूचर ट्रैफिक फोरकास्टिंग पेवमेंट डिजाइन में क्रिटिकल होती है। अब स्लाइड का तीसरा टॉपिक देखते हैं। 3 डिजाइन ट्रैफिक कॉन्सेप्ट। यहां लिखा है डिजाइन ट्रैफिक इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स यानी MSA। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। MSA, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स, यानी पेवमेंट अपनी डिजाइन लाइफ में कितने स्टैंडर्ड एक्सल रेपिटेशंस सेफली कैरी करेगी। अब आगे की स्लाइड्स में हम MSA कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। अब स्लाइड का चौथा टॉपिक देखते हैं। 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बॉक्स। यहां एक्चुअल डिजाइन ट्रैफिक फॉर्मूला दिया गया है। N 365 टाइम्स A टाइम्स फ्रैक 1 प्लस R N माइनस 1 R टाइम्स F टाइम्स D। अब यहां N डिजाइन ट्रैफिक, A इनिशियल कमर्शियल व्हीकल्स पर डे, R एनुअल ग्रोथ रेट, N डिजाइन लाइफ, F व्हीकल डैमेज फैक्टर, D लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब यही पूरी पेवमेंट थिकनेस कैलकुलेशन की फाउंडेशन है। अब स्लाइड का 5वां टॉपिक देखते हैं। 5 ट्रैफिक कैटेगोरीज। यहां ट्रैफिक कैटेगोरीज दी गई हैं। लो ट्रैफिक लेस दैन 10 MSA, मीडियम ट्रैफिक 10 to 50 MSA, हाई ट्रैफिक मोर दैन 50 MSA। अब जैसे जैसे MSA बढ़ेगी पेवमेंट थिकनेस भी बढ़ेगी। अब स्लाइड का छठा टॉपिक देखते हैं। 6 इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। कमर्शियल व्हीकल्स कॉज मैक्सिमम पेवमेंट डैमेज। ओवरलोडेड ट्रक्स रिड्यूस पेवमेंट लाइफ ड्रास्टिकली। ट्रैफिक ग्रोथ डायरेक्टली इंक्रीजेस पेवमेंट थिकनेस। मल्टी एक्सल व्हीकल्स डिस्ट्रीब्यूट लोड मोर एफिशिएंटली। अब यही एक्चुअल फील्ड लॉजिक है। अब स्लाइड का 7वां टॉपिक देखते हैं। 7 प्रैक्टिकल साइट ऑब्जर्वेशन। इनकरेक्ट ट्रैफिक सर्वे कॉजेज अनसेफ पेवमेंट डिजाइन। ओवरलोडेड व्हीकल्स इंक्रीज रटिंग फेलियर। पुअर ट्रैफिक प्रेडिक्शन लीड्स टू प्रीमैच्योर पेवमेंट डिस्ट्रेस। टोल रोड्स जनरली रिक्वायर हायर डिजाइन ट्रैफिक। अब यही प्रैक्टिकल फील्ड मिस्टेक्स फ्यूचर फेलियर्स का कारण बनती हैं।
8 इंटरव्यू क्वेश्चन बॉक्स। Q. Why is traffic analysis important in IRC 37? Answer. Because pavement thickness depends mainly on cumulative axle loading. Q. Which vehicles mainly govern pavement design? Answer. Commercial vehicles. अब नीचे क्विक रिवीजन देखिए। ट्रैफिक वॉल्यूम, एक्सल लोड, ग्रोथ रेट और फाइनली MSA। यही पूरा फ्लो पेवमेंट डिजाइन ट्रैफिक डिसाइड करता है। और अब आगे आने वाली स्लाइड में हम एक्चुअल डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेशन और MSA कैलकुलेशन को न्यूमेरिकल तरीके से समझने वाले हैं, जहां से रियल पेवमेंट डिजाइन इंजीनियरिंग शुरू होती है। स्लाइड 5, डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेशन। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, एक्सल लोड कैसे पेवमेंट को अफेक्ट करता है, और MSA यानी मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, एक्चुअल पेवमेंट डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस बेसिस पर पेवमेंट थिकनेस डिसाइड होती है, और आखिर IRC 37 में MSA निकलता कैसे हैं। तो अब शुरू होता है एक्चुअल डिजाइन कैलकुलेशन पार्ट। एक, व्हाट इज डिजाइन ट्रैफिक। अब सबसे पहले स्लाइड का पहला टॉपिक देखते हैं। यहां लिखा है, डिजाइन ट्रैफिक इज द टोटल क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल रेपिटेशंस एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द पेवमेंट डिजाइन लाइफ। अब इस लाइन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डिजाइन ट्रैफिक मतलब पूरी पेवमेंट लाइफ में कितनी बार स्टैंडर्ड एक्सल लोड पेवमेंट पर आएगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, IRC 37 डिजाइन ट्रैफिक को एक्सप्रेस करती है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स यानी MSA। अब यही पेवमेंट थिकनेस डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब नीचे इंजीनियरिंग नोट देखिए, हायर डिजाइन ट्रैफिक रिक्वायर्स थिकर पेवमेंट स्ट्रक्चर। और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो पेवमेंट पर स्ट्रेस भी ज्यादा आएगा, और स्ट्रेस ज्यादा होगा तो पेवमेंट थिकनेस भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, टू की क्या पर्पस ऑफ डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेशन। अब सवाल आता है, डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट क्यों करते हैं। डिटरमाइन पेवमेंट थिकनेस, यानी पेवमेंट कितनी मोटी होगी। एस्टिमेट स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, कौन सी लेयर कितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए। प्रिवेंट प्रीमैच्योर पेवमेंट फेलियर, ताकि जल्दी क्रैकिंग, रटिंग, सेटलमेंट स्टार्ट न हो जाए। इंप्रूव पेवमेंट सर्विस लाइफ, रोड ज्यादा साल तक सेफ रहे। इंश्योर इकोनॉमिकल डिजाइन, यानी अननेसेसरी एक्स्ट्रा थिकनेस भी न हो और वीक पेवमेंट भी न बने। अब स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है, 3 की क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन ट्रैफिक। अब यहां IRC 37 फॉर्मूला में यूज होने वाले सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। ए, इनिशियल ट्रैफिक ए। अब इनिशियल ट्रैफिक क्या है, ओपनिंग टाइम पर डेली कितने कमर्शियल व्हीकल्स चल रहे हैं, मेजर्ड इन CVPD, कमर्शियल व्हीकल्स पर डे। अब प्रैक्टिकल समझिए, अगर शुरू से हाईवे पर हैवी ट्रक मूवमेंट ज्यादा है तो फ्यूचर MSA भी ज्यादा निकलेगा। बी, ट्रैफिक ग्रोथ रेट R। अब हर साल ट्रैफिक बढ़ता है, इस एनुअल इंक्रीज को कहते हैं ट्रैफिक ग्रोथ रेट। यहां टिपिकल वैल्यू दी गई है 5% टू 7.5%। अब अगर ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो फ्यूचर ट्रैफिक तेजी से बढ़ेगा
और पेवमेंट थिकनेस भी बढ़ानी पड़ेगी। सी, डिजाइन लाइफ एंड। अब यह पेवमेंट कितने साल सैटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करेगी? टिपिकल IRC वैल्यूज। फ्लेक्सिबल पेवमेंट 15 to 20 years। अब प्रैक्टिकल फील्ड रियलिटी समझिए। अगर डिजाइन लाइफ 20 ईयर्स ली गई है तो पेवमेंट को पूरे 20 साल का ट्रैफिक सेफली कैरी करना होगा। डी, व्हीकल डैमेज फैक्टर एफ। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यह कमर्शियल व्हीकल्स को इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल रेपिटेशंस में कन्वर्ट करता है। अब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। हेवियर व्हीकल्स प्रोड्यूस लार्जर VDF। अब इसका मतलब क्या है? जितना ओवरलोडेड ट्रक होगा उतना ज्यादा पेवमेंट डैमेज होगा। ई, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी। अब मल्टीलेन हाईवे में ट्रैफिक हर लेन में इक्वल नहीं होता। हैवी व्हीकल्स मोस्टली स्लो लेन में चलते हैं, इसलिए डिजाइन लेन पर ज्यादा स्ट्रेस आता है। टिपिकल वैल्यूज देखिए। सिंगल लेन 1.0, 2 लेन 0.75, 4 लेन 0.40 और यही लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। अब स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट भाग देखते हैं। 4 मेन IRC 37 फॉर्मूला। अब यहां एक्चुअल डिजाइन ट्रैफिक फॉर्मूला दिया गया है। N 365 टाइम्स A टाइम्स फ्रैक 1 प्लस R N-1 R टाइम्स F टाइम्स D। अब यहां N डिजाइन ट्रैफिक, A इनिशियल कमर्शियल ट्रैफिक, R ग्रोथ रेट, N डिजाइन लाइफ, F व्हीकल डैमेज फैक्टर, D लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और यही फॉर्मूला पूरे पेवमेंट थिकनेस डिजाइन की फाउंडेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 5 की कैप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन प्रोसीजर। अब IRC 37 कैलकुलेशन कैसे होती है वह यहां स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। स्टेप 1, डिटरमाइन प्रेजेंट कमर्शियल ट्रैफिक। स्टेप 2, कैलकुलेट प्रोजेक्टेड ट्रैफिक यूजिंग ग्रोथ रेट। स्टेप 3, अप्लाई व्हीकल डैमेज फैक्टर यानी VDF। स्टेप 4, अप्लाई लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी LDF। स्टेप 5, कन्वर्ट फाइनल वैल्यू इनटू MSA। अब यही पूरा पेवमेंट डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेशन प्रोसेस है। अब राइट साइड ओवरलोडेड ट्रक डायग्राम देखिए। अब यहां एक्चुअल फील्ड कंडीशन दिखाई गई है। ओवरलोडेड ट्रक्स पेवमेंट डैमेज बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। अब टिपिकल एक्सल कॉन्फ़िगरेशन देखिए। सिंगल एक्सल 80 के एन, टैंडम एक्सल 160 के एन, ट्राइडम एक्सल 240 के एन। अब जैसे एक्सल कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलता है। अब नीचे लोड ट्रांसफर टू पेवमेंट डायग्राम देखिए। ऊपर हाईएस्ट स्ट्रेस है और नीचे जाते जाते स्ट्रेस कम हो रहा है। यही फ्लेक्सिबल पेवमेंट बिहेवियर है। अब पेवमेंट रिस्पॉन्स डायग्राम देखिए। हायर MSA मतलब मोर स्ट्रेस, थिकर पेवमेंट रिक्वायर्ड। अब ट्रैफिक ग्रोथ ग्राफ देखिए। फ्यूचर में ट्रैफिक लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन गलत हुई तो पूरा पेवमेंट अनसेफ हो सकता है। अब स्लाइड का छठा टॉपिक देखते हैं। 6 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब यहां एक्चुअल एग्जाम्पल दिया गया है। J1, A 1500 CVPD, R 7.5%, N 15 ईयर्स, F 4.5, D 0.75। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद N 86.910 स्टैंडर्ड एक्सल्स और रिजल्ट आया
हाई MSA कैटेगरी यानी मोर दैन 50 MSA। अब इसका मतलब क्या है? इस हाईवे को थिक पेवमेंट स्ट्रक्चर चाहिए होगा। अब स्लाइड का 7वां टॉपिक देखते हैं। 7 इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। ट्रैफिक ग्रोथ इंक्रीजेस पेवमेंट थिकनेस। VDF significantly affects final MSA value. Incorrect traffic data leads to unsafe pavement design. Lane carrying maximum traffic governs pavement design. अब यही रियल इंजीनियरिंग लॉजिक है। 8 keycap common mistakes in design traffic calculation. Wrong traffic survey. Incorrect VDF selection. Ignoring traffic growth. Wrong lane distribution factor. शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रैफिक काउंट। और यही मिस्टेक्स फ्यूचर पेवमेंट फेलियर का कारण बनती हैं। 9 प्रैक्टिकल साइट ऑब्जर्वेशन। टोल हाईवेज जनरली हैव हायर MSA. माइनिंग राउट्स रिक्वायर स्ट्रॉन्गर पेवमेंट. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स शो रैपिड ट्रैफिक ग्रोथ. ओवरलोडेड ट्रक्स रिड्यूस पेवमेंट लाइफ रैपिडली। अब यही एक्चुअल फील्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन बॉक्स। Q. What is MSA? Answer. Million standard axles used for pavement design traffic. Q. Which parameter most influences pavement thickness? Answer. Design traffic. अब नीचे वन शॉट रिवीजन देखिए। A मतलब इनिशियल ट्रैफिक, R मतलब ग्रोथ रेट, N मतलब डिजाइन लाइफ, F मतलब व्हीकल डैमेज फैक्टर और D मतलब लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और इन सभी पैरामीटर्स से फाइनली कैलकुलेट होता है डिजाइन ट्रैफिक इन MSA। दोस्तों, यहां तक हमने डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेशन पूरा डिटेल में समझ लिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पेवमेंट थिकनेस आखिर किस बेसिस पर डिसाइड होती है और IRC 37 में MSA कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको CI की यह डिटेल्ड हाईवे इंजीनियरिंग सीरीज यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, क्योंकि अभी आगे आने वाली स्लाइड में हम समझने वाले हैं यानी LDF, जहां एक्चुअल मल्टीलेन हाईवे ट्रैफिक बिहेवियर, डिजाइन लेन सिलेक्शन और स्लो लेन फेलियर मैकेनिज्म डिटेल में समझेंगे। और यही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल पेवमेंट डिजाइन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्लाइड 6। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर LDF। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेशन समझा। MSA कैसे निकलता है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, व्हीकल डैमेज फैक्टर कैसे काम करता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या हाईवे की हर लेन में ट्रैफिक बराबर चलता है? क्या हर लेन पेवमेंट को इक्वल डैमेज देती है? और आखिर IRC 37 में डिजाइन लेन कैसे सिलेक्ट की जाती है? तो अब इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी LDF। 1 कीकैप इंट्रोडक्शन टू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रिप्रेजेंट करता है टोटल कमर्शियल ट्रैफिक का कितना परसेंटेज डिजाइन लेन कैरी कर रही है। अब मल्टीलेन हाईवे में ट्रैफिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स मोस्टली स्लो लेन में चलते हैं और इसी कारण स्लो लेन सबसे ज्यादा पेवमेंट डैमेज रिसीव करती है। अब नीचे इंजीनियरिंग नोट देखिए। पेवमेंट डिजाइन इज गवर्न्ड बाय द लेन कैरिंग मैक्सिमम ट्रैफिक, यानी जिस लेन में सबसे ज्यादा कमर्शियल ट्रैफिक होगा
वही पेवमेंट डिजाइन कंट्रोल करेगी। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। टू कीकैप व्हाई लेन डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। अब सवाल आता है, एलडीएफ आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? डिटरमिन्स एक्चुअल लोड ऑन डिजाइन लेन, यानी एक्चुअल हैवी लोडिंग किस लेन पर आ रहा है। हेल्प्स इन रियलिस्टिक पेवमेंट थिकनेस डिजाइन। पेवमेंट थिकनेस रियल ट्रैफिक कंडीशन के अनुसार डिजाइन होती है। प्रिवेंट्स अंडर डिजाइन ऑफ पेवमेंट। अगर रॉन्ग लेन अस्यूम कर ली तो पेवमेंट जल्दी फेल हो सकता है। इंप्रूव्स पेवमेंट सर्विस लाइफ। करेक्ट लेन सिलेक्शन पेवमेंट लाइफ बढ़ाती है। रिड्यूसेस प्रीमैच्योर डिस्ट्रेस, यानी रटिंग, क्रैकिंग, सेटलमेंट कम होते हैं। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं। 3 ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर। अब यहां अलग अलग रोड कंडीशंस दिखाई गई हैं। सिंगल लेन रोड, पूरा ट्रैफिक एक ही लेन में मूव करता है, इसलिए पूरा लोड उसी पेवमेंट पर आता है। 2 लेन रोड, ट्रैफिक दोनों डायरेक्शंस में डिवाइड होता है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल कॉन्सेंट्रेशन फिर भी अनइवन हो सकता है। 4 लेन हाईवे। अब यहां इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। मेजॉरिटी हैवी व्हीकल्स स्लो लेन में मूव करते हैं। 6 लेन एक्सप्रेसवे। कमर्शियल ट्रैफिक आउटर लेन में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। डिजाइन लेन कैरीज द हाईएस्ट क्यूमुलेटिव एक्सल लोड, और यही IRC 37 डिजाइन फिलॉसफी है। अब राइट साइड हाईवे इमेज देखिए। यहां क्लियरली दिख रहा है, हैवी ट्रक्स स्लो लेन में चल रहे हैं। फास्ट लेन कंपैरेटिवली लाइटर ट्रैफिक कैरी कर रही है, और यही कारण है कि स्लो लेन डिजाइन लेन। अब नीचे एक्सल लोड ट्रांसफर डायग्राम देखिए। हैवी एक्सल लोड्स पेवमेंट लेयर्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, और मैक्सिमम डैमेज स्लो लेन में डेवलप हो रहा है। अब पेवमेंट रिस्पॉन्स डायग्राम देखिए। यहां रटिंग स्लो लेन में ज्यादा दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा वहीं है। अब स्लाइड का चौथा टॉपिक देखते हैं। 4 स्टैंडर्ड IRC 37 लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। अब यहां IRC रिकमेंडेड LDF वैल्यूज दी गई हैं। सिंगल लेन D1.00, क्योंकि पूरा ट्रैफिक एक ही लेन में है। 2 लेन सिंगल कैरेजवे D0.75। 4 लेन डिवाइडेड कैरेजवे D0.40। 6 लेन डिवाइडेड कैरेजवे D0.30। 8 लेन डिवाइडेड कैरेजवे D0.25। अब प्रैक्टिकल लॉजिक समझिए। जैसे लेन्स बढ़ती हैं, ट्रैफिक मल्टीपल लेन्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, इसलिए डिजाइन लेन फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। अब स्लाइड का 5वां टॉपिक देखते हैं। 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बॉक्स। अब यहां वही IRC 37 डिजाइन ट्रैफिक फॉर्मूला दिखाया गया है, और इसमें डी लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। N 365 टाइम्स A टाइम्स फ्रैक 1 प्लस R N-1 R टाइम्स F टाइम्स D। अब अगर गलत D वैल्यू सिलेक्ट कर दी तो पूरा पेवमेंट थिकनेस डिजाइन गलत हो सकता है। अब स्लाइड का छठा टॉपिक देखते हैं। 6 इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अब कमर्शियल व्हीकल्स स्लो लेन प्रेफर क्यों करते हैं? लोअर स्पीड। हैवी व्हीकल्स जनरली स्लो स्पीड पर चलते हैं। हैवी लोडिंग।
लोडेड ट्रक्स ओवरटेकिंग कम करते हैं। क्लाइंबिंग कंडीशंस। ग्रेडियंट सेक्शंस में हैवी व्हीकल्स स्लो लेन में ही रहते हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस। मैनी हाईवेज पर ट्रक्स को आउटर लेन में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और इसी कारण पेवमेंट डैमेज मैक्सिमम स्लो लेन में डेवलप होता है। अब नीचे ट्रैफिक कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ देखिए। फास्ट लेन 10% टू 15%, मीडियम लेन 20% टू 25%, स्लो लेन 50% टू 60%। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। अब नीचे लेन वाइज ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए। 4 लेन डिवाइडेड हाईवे एग्जाम्पल में फास्ट लेन 10% टू 15%, मीडियम लेन 20% टू 25%, फ्लो लेन यानी डिजाइन लेन 50% टू 60%, ओवरटेकिंग लेन 10% टू 15%, यानी मैक्सिमम कमर्शियल ट्रैफिक हमेशा स्लो लेन कैरी कर रही है। अब स्लाइड का 7वां टॉपिक देखते हैं। 7 प्रैक्टिकल साइट ऑब्जर्वेशन बॉक्स। Rutting is commonly observed in slow lane. Outer lane generally requires stronger maintenance. Incorrect LEF selection causes pavement failure. Industrial highways show higher slow lane distress. अब यही एक्चुअल फील्ड कंडीशन है। अब 8वां टॉपिक देखते हैं। 8 कॉमन मिस्टेक्स इन डिजाइन। Assuming equal lane traffic. Ignoring heavy vehicle concentration. Using incorrect IRC values. Ignoring directional distribution. अब नीचे डायग्राम देखिए। रॉन्ग अजम्पशन में ट्रैफिक इक्वल अस्यूम किया गया है, लेकिन एक्चुअल फील्ड कंडीशन में स्लो लेन कैरीज मैक्सिमम हैवी ट्रैफिक, और यही करेक्ट अप्रोच है। अब स्लाइड का 9वां टॉपिक देखते हैं। 9 इंटरव्यू क्वेश्चन बॉक्स। Q1 Which lane is selected as design lane? Answer lane carrying maximum commercial traffic. Q2 Why is LEF important in pavement design? Answer because traffic loading is not equally distributed in all lanes. अब नीचे वन शॉट रिवीजन देखते हैं। LDF मतलब ट्रैफिक शेयर इन डिजाइन लेन। हायर हैवी व्हीकल कॉन्सेंट्रेशन मतलब हायर पेवमेंट डैमेज। हायर पेवमेंट डैमेज मतलब हायर पेवमेंट थिकनेस रिक्वायरमेंट, और इसी कारण स्लो लेन क्रिटिकल डिजाइन लेन। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल टेकअवे क्या है? करेक्ट LEF सिलेक्शन सेफ, इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल पेवमेंट। और अब अगली स्लाइड में हम समझेंगे पेवमेंट फाउंडेशन का सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, सबग्रेड एंड CBR कॉन्सेप्ट, जहां पूरा पेवमेंट स्ट्रेंथ एक्चुअली सॉल कंडीशन पर डिपेंड करता है। स्लाइड 7 सबग्रेड एंड CBR कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, अभी तक हमने ट्रैफिक एनालिसिस, डिजाइन ट्रैफिक और लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिटेल में समझा, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं पेवमेंट डिजाइन के सबसे क्रिटिकल फाउंडेशन कॉन्सेप्ट पर। और यह कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है कि रोड स्ट्रॉन्ग बनेगा या जल्दी फेल होगा, क्योंकि पेवमेंट की एक्चुअल स्ट्रेंथ ऊपर की लेयर से नहीं, बल्कि नीचे की सॉइल कंडीशन से शुरू होती है। और इसी कारण आज हम समझेंगे सबग्रेड एंड CBR कॉन्सेप्ट। एक व्हाट इज सबग्रेड? अब सबसे पहले समझते हैं सबग्रेड आखिर होता क्या है। डेफिनेशन देखिए। सबग्रेड वह कॉम्पैक्टेड नेचुरल सॉइल लेयर है जो पूरे पेवमेंट स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनाती है, यानी पूरा व्हील लोड आखिर में जाकर सबग्रेड पर ही ट्रांसफर होता है। और यही कारण है कि
सबग्रेड स्ट्रेंथ डायरेक्टली पेवमेंट थिकनेस को अफेक्ट करती है। अब नीचे इंजीनियरिंग नोट देखिए। वीक सबग्रेड रिक्वायर्स थिकर पेवमेंट। अब इसका मतलब क्या है? अगर नीचे की सॉइल वीक होगी तो ऊपर पेवमेंट थिकनेस ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, दो फंक्शंस ऑफ सबग्रेड। अब सबग्रेड का काम क्या क्या होता है? प्रोवाइड्स फाउंडेशन सपोर्ट। पूरा पेवमेंट इसी फाउंडेशन पर खड़ा रहता है। डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रैफिक लोड टू सॉइल। ऊपर का व्हील लोड नीचे सॉइल तक सेफली ट्रांसफर होता है। मेंटेन्स पेवमेंट स्टेबिलिटी। रोड डिफॉर्मेशन कंट्रोल होता है। कंट्रोल्स सेटलमेंट एंड डिफॉर्मेशन। अनइवन सेटलमेंट कम होता है। सपोर्ट्स पेवमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन स्टेज में भी सबग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सबग्रेड। अब अच्छी सबग्रेड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? हाई बेरिंग कैपेसिटी, प्रॉपर कंपैक्शन, लो कंप्रेसिबिलिटी, गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सॉइल कंडीशन। अब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। प्रॉपर मॉइस्चर कंट्रोल इंप्रूव्स सबग्रेड परफॉर्मेंस। और यह बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड कॉन्सेप्ट है। अगर मॉइस्चर कंट्रोल खराब हुआ तो CBR वैल्यू रिड्यूस होने लगेगी। अब स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है। 4 व्हाट इज CBR? CBR मतलब कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। अब डेफिनेशन समझिए। CBR वह रेशियो है जो सॉइल की रेजिस्टेंस कंपेयर करता है स्टैंडर्ड क्रश्ड स्टोन के साथ। सिंपल लैंग्वेज में CBR सॉइल स्ट्रेंथ बताता है, मेजर्ड इन परसेंट। अब प्रैक्टिकल बात समझिए। हायर CBR मतलब स्ट्रॉन्गर सॉइल, लोअर CBR मतलब वीकर सॉइल। अब पांचवा टॉपिक देखते हैं, 5 इंपोर्टेंस ऑफ CBR इन IRC 37। अब IRC 37 में CBR इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? गवर्न्स पेवमेंट थिकनेस, डिटरमिन्स स्ट्रक्चरल कैपेसिटी, यूज्ड इन पेवमेंट डिजाइन चार्ट्स, इंडिकेट्स सॉइल स्ट्रेंथ कंडीशन। अब नीचे इंजीनियरिंग नोट देखिए। लोअर CBR मीन्स थिकर पेवमेंट, और यही पूरा पेवमेंट डिजाइन लॉजिक है। अब राइट साइड डायग्राम देखिए। व्हील लोड ऊपर से नीचे ट्रांसफर हो रहा है और आखिर में पूरा स्ट्रेस सबग्रेड तक पहुंच रहा है। अब नीचे कंपैरिजन देखिए। गुड सबग्रेड, हाई CBR, हाई सपोर्ट, लेस डिफॉर्मेशन, लोअर पेवमेंट थिकनेस। पुअर सबग्रेड, लो CBR, लो सपोर्ट, मोर डिफॉर्मेशन, हायर पेवमेंट थिकनेस। अब मॉइस्चर इफेक्ट डायग्राम देखिए। ड्राई कंडीशन में हाई स्ट्रेंथ, हाई CBR, वेट कंडीशन में लो स्ट्रेंथ, लो CBR। और यही कारण है कि वाटर इनफिल्ट्रेशन पेवमेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है। अब छठा टॉपिक देखते हैं, 6 CBR क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब यहां सॉइल कैटेगोरीज दी गई हैं। वेरी पुअर सॉइल, CBR लेस दैन 2%। वेरी वीक सबग्रेड, वेरी थिक पेवमेंट रिक्वायर्ड। पुअर सॉइल, CBR 2% to 5%। वीक सॉइल, थिक पेवमेंट रिक्वायर्ड। फेयर सॉइल, CBR 5% to 10%। मीडियम स्ट्रेंथ सॉइल, गुड सॉइल, CBR मोर दैन 10%। स्ट्रॉन्ग सॉइल, थिन पेवमेंट सफिशिएंट।
अब प्रैक्टिकल फील्ड कंडीशन में ब्लैक कॉटन सॉइल जनरली लो CBR शो करती है। अब सातवां टॉपिक देखते हैं, 7 CBR टेस्ट प्रोसीजर। अब CBR टेस्ट कैसे किया जाता है? स्टेप 1, प्रिपेयर कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल। स्टेप 2, प्लेस सरचार्ज वेट। स्टेप 3, अप्लाई पेनिट्रेशन लोड यूजिंग प्लंजर। स्टेप 4, मेजर पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। स्टेप 5, कैलकुलेट CBR परसेंटेज। अब बीच में जो सेटअप दिख रहा है वह एक्चुअल CBR टेस्टिंग एपरेटस है। अब स्लाइड का 8वां टॉपिक देखते हैं, 8 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बॉक्स। अब यहां एक्चुअल CBR फॉर्मूला दिया गया है। CBR फ्रैक टेक्स्ट टेस्ट लोड टेक्स्ट स्टैंडर्ड लोड टाइम्स 100। अब यहां टेस्ट लोड मतलब फील्ड सॉइल लोड और स्टैंडर्ड लोड मतलब स्टैंडर्ड क्रश्ड स्टोन लोड। अब जितना ज्यादा रेशियो होगा उतनी स्ट्रॉन्ग सॉइल होगी। अब 9वां टॉपिक देखते हैं, 9 इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। हाई CBR सॉइल रिड्यूसेस पेवमेंट थिकनेस, सैचुरेटेड सॉइल डिक्रीजेस CBR वैल्यू, एक्सपेंसिव सॉइल कॉजेस पेवमेंट डिस्ट्रेस, यूनिफॉर्म कंपैक्शन इंप्रूव्स पेवमेंट परफॉर्मेंस। अब यही एक्चुअल पेवमेंट फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। नीचे याद रखिए, कंपैक्शन इज की, प्रॉपर कंपैक्शन हायर डेंसिटी हायर CBR बेटर पेवमेंट परफॉर्मेंस। अब 10वां टॉपिक देखते हैं, प्रैक्टिकल साइट ऑब्जर्वेशन बॉक्स। ब्लैक कॉटन सॉइल शोज लो CBR, पुअर ड्रेनेज वीकन्स सबग्रेड रैपिडली, मॉइस्चर वेरिएशन कॉजेस सेटलमेंट, improper compaction leads to rutting and cracking। अब यही साइट लेवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब 11वां टॉपिक देखते हैं, 1 कॉमन सबग्रेड फेलियर्स, डिफरेंशियल सेटलमेंट, shear फेलियर, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, पंपिंग एक्शन, मॉइस्चर डैमेज और नीचे इनके एक्चुअल फेलियर फोटोज भी दिखाए गए हैं। अब 12वां टॉपिक देखते हैं, 1 इंटरव्यू क्वेश्चन बॉक्स। Why is CBR important in pavement design? Answer, because pavement thickness depends on subgrade strength. Q, which soil generally shows low CBR? Answer, clayey and expansive soils। अब नीचे 1 शॉर्ट रिवीजन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सबग्रेड हायर CBR लोअर पेवमेंट थिकनेस, वीक सबग्रेड लोअर CBR हायर पेवमेंट थिकनेस। और यही पूरा पेवमेंट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है। अब सबसे नीचे फाइनल की लाइन देखिए, स्ट्रॉन्ग सबग्रेड स्ट्रॉन्ग पेवमेंट इकोनॉमिकल डिजाइन लॉन्गर सर्विस लाइफ। और अब आगे आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे इफेक्टिव CBR एंड सबग्रेड इवैल्यूएशन, जहां एक्चुअल फील्ड कंडीशन, सोक्ड CBR वर्स्ट मॉइस्चर कंडीशन और रिप्रेजेंटेटिव डिजाइन CBR डिटेल में समझेंगे। स्लाइड 8, इफेक्टिव CBR एंड सबग्रेड इवैल्यूएशन। तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने CBR कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा, लेकिन अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या एक सिंगल CBR वैल्यू से पूरा हाईवे डिजाइन किया जा सकता है? क्या पूरी रोड लेंथ पर सॉइल कंडीशन सेम रहती है? और अगर कहीं वीक सॉइल पैच आ गया तो पेवमेंट का क्या होगा? तो इसी प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है इफेक्टिव CBR कॉन्सेप्ट। एक, व्हाट इज इफेक्टिव CBR? अब डेफिनेशन समझते हैं। इफेक्टिव CBR वह रिप्रेजेंटेटिव CBR वैल्यू है जो पेवमेंट डिजाइन के लिए यूज की जाती है। यह फील्ड वेरिएबिलिटी
और वीकेस्ट सॉइल कंडीशन को कंसिडर करती है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, IRC 37 आइसोलेटेड लैबोरेटरी वैल्यू यूज नहीं करता, बल्कि इफेक्टिव CBR यूज करता है। अब नीचे इंजीनियरिंग नोट देखिए, पेवमेंट डिजाइन शुड कंसिडर वर्स्ट फील्ड कंडीशन, और यही एक्चुअल हाईवे इंजीनियरिंग फिलॉसफी है, क्योंकि रोड हमेशा बेस्ट कंडीशन में नहीं रहेगा। रेनफॉल, वाटर लॉगिंग, मॉइस्चर वेरिएशन, वीक सॉइल पॉकेट्स, सब कुछ एक्चुअल फील्ड में आता है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, दो नीड फॉर इफेक्टिव CBR। अब इफेक्टिव CBR की जरूरत क्यों पड़ती है? सॉइल प्रॉपर्टीज वेरी अलोंग रोड लेंथ, पूरे अलाइनमेंट में सॉइल सेम नहीं होती। मॉइस्चर चेंजेस अफेक्ट स्ट्रेंथ, वाटर आने पर सॉइल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। वीक पैचेस रिड्यूस पेवमेंट लाइफ, अगर कहीं वीक जोन रह गया तो वहीं फेलियर शुरू होगा। यूनिफॉर्म पेवमेंट परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड, पूरे रोड स्ट्रेच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर फेलियर, अर्ली रटिंग, सेटलमेंट, क्रैकिंग कंट्रोल होता है। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव CBR। अब इफेक्टिव CBR किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ए, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर इंक्रीज होने पर सॉइल स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। सैचुरेटेड कंडीशन मिनिमम CBR प्रोड्यूस करती है। अब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, डिजाइन CBR इज जनरली कंसिडर्ड एट सोक्ड कंडीशन, और यही बहुत इंपॉर्टेंट IRC प्रैक्टिस है। बी, सॉइल टाइप, क्लेई सॉइल जनरली लो CBR शो करती है। ग्रैन्युलर सॉइल हायर CBR देती है। सी, कंपैक्शन लेवल, हायर कंपैक्शन इंप्रूव्स CBR वैल्यू, पुअर कंपैक्शन पेवमेंट स्टेबिलिटी रिड्यूस करती है। डी, ड्रेनेज कंडीशन, पुअर ड्रेनेज सबग्रेड को रैपिडली वीकन करती है। वाटर अक्यूमुलेशन बेरिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर देता है। अब राइट साइड डायग्राम देखिए, व्हील लोड नीचे ट्रांसफर हो रहा है और नीचे वीक सॉइल जोन दिखाई गई है। अब मॉइस्चर इफेक्ट डायग्राम देखिए, ड्राई कंडीशन, हाई स्ट्रेंथ, हाई CBR, मॉइस्ट कंडीशन, मीडियम स्ट्रेंथ, मीडियम CBR, सैचुरेटेड कंडीशन, लो स्ट्रेंथ, लो CBR, और यही कारण है कि ड्रेनेज पेवमेंट लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, 4 सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव CBR। अब इफेक्टिव CBR सिलेक्ट कैसे किया जाता है? मल्टीपल फील्ड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, लैबोरेटरी CBR टेस्ट्स कंडक्ट होते हैं, लोएस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू डिजाइन के लिए सिलेक्ट की जाती है। अब नीचे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट देखिए, इफेक्टिव CBR रिप्रेजेंट्स एक्चुअल फील्ड परफॉर्मेंस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब पांचवा टॉपिक देखते हैं, 5 टिपिकल इफेक्टिव CBR वैल्यूज। अब यहां डिफरेंट सॉइल टाइप्स के टिपिकल इफेक्टिव CBR वैल्यूज दिए गए हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल 2% to 5%, क्लेई सॉइल 3% to 7%, सैंडी सॉइल 8% to 15%, ग्रैन्युलर सॉइल मोर देन 15%। अब प्रैक्टिकल फील्ड में ग्रैन्युलर सॉइल स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन देती है। अब छठा टॉपिक देखते हैं, 6 पेवमेंट थिकनेस रिलेशन। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन रिलेशन दिखाया गया है, हायर इफेक्टिव CBR लोअर पेवमेंट थिकनेस,
लोअर इफेक्टिव CBR हायर पेवमेंट थिकनेस। अब इसका मतलब क्या है? अगर सॉइल वीक है तो पेवमेंट लेयर्स थिक करनी पड़ेंगी। अब 7वां टॉपिक देखते हैं। 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बॉक्स। अब यहां कॉन्सेप्चुअल रिलेशन दिया गया है। टी के लेफ्ट फ्रैक 1 CBRN राइट। अब यहां टी टोटल पेवमेंट थिकनेस यानी CBR डिक्रीज होगा तो थिकनेस इंक्रीज होगी, और यही पूरा पेवमेंट डिजाइन लॉजिक है। अब 8वां टॉपिक देखते हैं। 8 इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। वीक सबग्रेड रिक्वायर्स स्ट्रॉन्गर पेवमेंट स्ट्रक्चर। इफेक्टिव ड्रेनेज इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म CBR। स्टेबिलाइजेशन इंप्रूव्स सबग्रेड परफॉर्मेंस। यूनिफॉर्म सॉइल कंडीशन इंक्रीसेस पेवमेंट लाइफ। अब यही लॉन्ग टर्म पेवमेंट परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट्स हैं। अब 9वां टॉपिक देखते हैं। 9 सबग्रेड इंप्रूवमेंट मेथड्स। अब वीक सबग्रेड को इंप्रूव कैसे करते हैं? सॉइल स्टेबिलाइजेशन, लाइन ट्रीटमेंट, सीमेंट स्टेबिलाइजेशन, प्रॉपर ड्रेनेज, मैकेनिकल कंपैक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ वीक सॉइल। अब नीचे स्टेबिलाइजेशन प्रोसेस भी दिखाया गया है। वीक सॉइल स्टेबिलाइजर एडिशन, मिक्सिंग, कंपैक्शन, और फाइनली इंप्रूव्ड सबग्रेड। अब 10वां टॉपिक देखते हैं। प्रैक्टिकल साइट ऑब्जर्वेशन। ब्लैक कॉटन सॉइल एरियाज रिक्वायर स्टेबिलाइजेशन। Waterlogged stretches show rapid settlement. Inadequate compaction causes edge failure. Expansive soil creates pavement cracks during seasonal changes. अब यही एक्चुअल फील्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब 11वां टॉपिक देखते हैं। 1 कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यू टू लो इफेक्टिव CBR। रटिंग, सेटलमेंट, longitudinal cracking, edge failure, excessive pavement thickness requirement। और यही फेलियर्स वीक सबग्रेड का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। अब 12वां टॉपिक देखते हैं। 1 to इंटरव्यू क्वेश्चन बॉक्स। Why is soaked CBR used in design? Answer: because pavement experiences worst moisture condition during service life. What happens if effective CBR decreases? Answer: required pavement thickness increases. अब नीचे वन शॉट रिवीजन देखते हैं। Effective CBR representative design CBR. High CBR strong foundation. Low CBR weak foundation. Weak soil thick pavement. अब नीचे ड्रेनेज डायग्राम देखिए। Drainage improves CBR. Better drainage, better design, longer pavement life, economical construction. अब सबसे नीचे रिमेंबर पॉइंट देखिए। डिजाइन फॉर द वर्स्ट कंडीशन, नॉट फॉर द एंटायर सर्विस लाइफ। और यही एक्चुअल IRC डिजाइन फिलॉसफी है। और अब आगे आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट कॉम्पोजिशन, जहां पूरा पेवमेंट लेयर अरेंजमेंट, सरफेस कोर्स, बाइंडर कोर्स, बेस, सब बेस और लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म डिटेल में समझेंगे। स्लाइड 9, फ्लेक्सिबल पेवमेंट कॉम्पोजिशन। तो दोस्तों, अब तक हमने IRC 37 ट्रैफिक, CBR और सबग्रेड स्ट्रेंथ समझ लिया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर पेवमेंट स्ट्रक्चर बनता कैसे है? रोड के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? लोड ऊपर से नीचे कैसे ट्रांसफर होता है? और कौन सी लेयर एक्चुअल स्ट्रेंथ देती है? तो इसी कंप्लीट स्ट्रक्चरल सिस्टम को हम इस स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। फ्लेक्सिबल पेवमेंट कॉम्पोजिशन। एक इंट्रोडक्शन टू पेवमेंट कॉम्पोजिशन। फ्लेक्सिबल पेवमेंट एक मल्टीलेयर स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है
जिसका मेन पर्पस है व्हील लोड को सेफली सबग्रेड तक ट्रांसफर करना। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर लेयर का अलग इंजीनियरिंग फंक्शन होता है। अगर किसी एक लेयर की क्वालिटी खराब हुई तो पूरा पेवमेंट परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। अब नीचे इंजीनियरिंग नोट देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ पेवमेंट डिपेंड्स ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल लेयर्स। और यही एक्चुअल पेवमेंट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, दो टिपिकल फ्लेक्सिबल पेवमेंट कॉम्पोजिशन। अब यहां टॉप टू बॉटम पूरा लेयर सीक्वेंस दिया गया है। एक बिटुमिनस सरफेस कोर्स, यह सबसे ऊपर की राइडिंग लेयर होती है। बी बाइंडर कोर्स, यह सरफेस और बेस लेयर के बीच स्ट्रक्चरल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। सी बेस कोर्स, यह मेन स्ट्रक्चरल लेयर होती है। डी सब बेस कोर्स, यह ड्रेनेज और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ई कॉम्पैक्टेड सबग्रेड, यह पूरी पेवमेंट स्ट्रक्चर की फाउंडेशन सॉल्व होती है। अब राइट साइड डायग्राम देखिए, व्हील लोड ऊपर सरफेस पर एक्ट कर रहा है और लोड धीरे धीरे नीचे स्प्रेड हो रहा है। यही फ्लेक्सिबल पेवमेंट का मेन बिहेवियर है। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, तीन सरफेस कोर्स। अब सबसे ऊपर वाली लेयर समझते हैं। सरफेस कोर्स डायरेक्टली ट्रैफिक और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? स्मूथ राइडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करना, स्किड रेजिस्टेंस देना, वाटर एंट्री रोकना, डायरेक्ट व्हील लोड कैरी करना। अब कॉमन मटेरियल्स देखिए, बीसी यानी बिटुमिनस कंक्रीट, एसएमए यानी स्टोन मैट्रिक्स एस्फाल्ट और वेरिंग कोर्स मिक्सेस। अब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सरफेस लेयर रिक्वायर्स हाईएस्ट क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि यही लेयर डायरेक्टली ट्रैफिक फेस करती है। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, चार बाइंडर कोर्स। बाइंडर कोर्स इंटरमीडिएट बिटुमिनस लेयर होती है। यह वेरिंग कोर्स के नीचे रहती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूट करना, पेवमेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, स्ट्रक्चरल कैपेसिटी इंप्रूव करना। अब कॉमन मटेरियल्स देखिए, डीबीएम यानी डेंस बिटुमिनस मैकाडम, सीटीबी और सीटीएसबी। अब पांचवा टॉपिक देखते हैं, पांच बेस कोर्स। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेयर होती है। बेस कोर्स पेवमेंट का मेजर लोड कैरी करती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? मेजर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रेस रिडक्शन ऑन सबग्रेड। अब यहां इंजीनियरिंग नोट देखिए, बेस कोर्स गवर्न्स पेवमेंट स्ट्रेंथ और प्रैक्टिकल डिजाइन में यही सबसे क्रिटिकल लेयर मानी जाती है। अब छठा टॉपिक देखते हैं, 6 सब बेस कोर्स। सब बेस लेयर बेस और सबग्रेड के बीच प्रोवाइड की जाती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? ड्रेनेज इंप्रूवमेंट, फ्रोस्ट प्रोटेक्शन, वर्किंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, प्रिवेंशन ऑफ फाइन्स इंट्रूजन। अब कॉमन मटेरियल देखिए, जीएसबी यानी ग्रैन्युलर सब बेस। अब नीचे ड्रेनेज एरोज देखिए, वाटर सब बेस और साइड ड्रेन के थ्रू बाहर निकलता है और यही पेवमेंट ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करता है। अब सातवां टॉपिक देखते हैं, 7 सबग्रेड। अब सबसे नीचे आती है सबग्रेड, यह कॉम्पैक्टेड नेचुरल सॉल होती है जो पूरे पेवमेंट सिस्टम को सपोर्ट करती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? फाइनल लोड सपोर्ट,
फाउंडेशन ऑफ पेवमेंट। अब यहां डिजाइन पैरामीटर क्या है? CBR वैल्यू। और नीचे की नोट भी यही कह रहा है। पुअर सबग्रेड कॉजेस पेवमेंट फेलियर। अब राइट साइड फुल क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखिए। सरफेस कोर्स 25 to 50 mm, बाइंडर कोर्स 50 to 100 mm, बेस कोर्स 150 to 300 mm, सब बेस कोर्स 150 to 300 mm, कॉम्पैक्टेड सबग्रेड CBR बेस्ड नेचुरल सॉइल। अब नीचे लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1, व्हील लोड सरफेस पर एक्ट करता है। स्टेप 2, लोड नीचे जाते समय वाइडर एरिया में स्प्रेड होता है। स्टेप 3, डेप्थ इंक्रीज होने पर स्ट्रेस रिड्यूस होता है। स्टेप 4, सबग्रेड रिड्यूस्ड प्रेशर रिसीव करती है। और यही पूरा फ्लेक्सिबल पेवमेंट लोड डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है। अब 8वां टॉपिक देखते हैं। 8 लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब नीचे लेफ्ट साइड डायग्राम देखिए। रेड एरोज शो कर रहे हैं कि स्ट्रेस डेप्थ के साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी हायर थिकनेस लोअर सबग्रेड स्ट्रेस। अब 9वां टॉपिक देखते हैं। 9 इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। हायर लेयर स्टिफनेस इंप्रूव्स लोड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? अगर अपर लेयर्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो स्ट्रेस प्रॉपरली स्प्रेड होगा और सबग्रेड सेफ रहेगी। अब 10वां टॉपिक देखते हैं। लेयर वाइज मटेरियल इंपॉर्टेंस। सरफेस लेयर हाई ड्यूरेबिलिटी एंड स्किड रेजिस्टेंस। बाइंडर लेयर स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी। बेस लेयर मेन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। सब बेस ड्रेनेज एंड सेपरेशन। सबग्रेड फाउंडेशन स्टेबिलिटी। अब 11वां टॉपिक देखते हैं। 1 कॉमन पेवमेंट डिस्ट्रेस ड्यू टू पुअर कॉम्पोजिशन। रटिंग, फटीग क्रैकिंग, एज फेलियर, रावलिंग, सेटलमेंट। और यही फेलियर्स पुअर लेयर कॉम्पोजिशन के कारण आते हैं। अब 12वां टॉपिक देखते हैं। 1 प्रैक्टिकल साइट ऑब्जर्वेशन। पुअर ड्रेनेज वीकन्स सब बेस रैपिडली। लो कंपैक्शन इन WMM causes deformation. Thin bituminous layer increases cracking. Weak subgrade causes differential settlement. अब यही प्रैक्टिकल साइट प्रॉब्लम्स फील्ड में फ्रिक्वेंटली दिखाई देती हैं। अब 13वां टॉपिक देखते हैं। 1-3 इंटरव्यू क्वेश्चन बॉक्स। Q. Which layer mainly provides structural strength? Answer. Base course. Q. Which layer directly contacts vehicle tire? Answer. Surface course. अब नीचे मटेरियल टेक्सचर गाइड भी दिया गया है। BC, DBM, WMM, GSB और सबग्रेड मटेरियल और साथ में कंपैक्शन इक्विपमेंट भी दिखाया गया है। वाइब्रेटरी रोलर, शीप फुट रोलर, टैंडम रोलर, प्लेट कंपैक्टर। अब नीचे 1 शॉट रिवीजन देखते हैं। सरफेस लेयर, राइडिंग क्वालिटी, बाइंडर लेयर, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, बेस लेयर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, सब बेस, ड्रेनेज सपोर्ट, सबग्रेड, फाउंडेशन सॉइल। अब सबसे नीचे की टेकअवे देखिए। प्रॉपर लेयर कॉम्पोजिशन ensures long pavement life. Each layer has specific engineering function. और क्वालिटी प्लस थिकनेस प्लस प्रॉपर कंपैक्शन बेटर पेवमेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों, अगर आपको यह डिटेल्ड इंजीनियरिंग एक्सप्लेनेशन यूजफुल लग रहा है
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड्स में हम और भी डीप पेवमेंट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स समझने वाले हैं। और अब अगली स्लाइड में हम समझेंगे फेलियर क्राइटेरिया इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जहां फटीग, क्रैकिंग, रटिंग, डिजाइन लाइफ और पेवमेंट फेलियर मैकेनिज्म डिटेल में समझेंगे। स्लाइड 10, ग्रैन्युलर लेयर्स इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो दोस्तों, अब तक हमने फ्लेक्सिबल पेवमेंट कॉम्पोजिशन समझ लिया। अब इस स्लाइड में हम पेवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम को समझेंगे, और वह है ग्रैन्युलर लेयर्स, यानी जीएसबी और डब्ल्यूएमएम, क्योंकि पेवमेंट की एक्चुअल फील्ड परफॉर्मेंस बहुत हद तक ग्रैन्युलर लेयर्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर जीएसबी और डब्ल्यूएमएम सही बने तो पेवमेंट स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनता है, लेकिन अगर यहां कंपैक्शन, ग्रेडेशन या ड्रेनेज खराब हुई तो पूरा पेवमेंट जल्दी फेल हो सकता है। तो चलिए अब इस पूरी स्लाइड को डिटेल में समझते हैं। एक इंट्रोडक्शन टू ग्रैन्युलर लेयर्स। ग्रैन्युलर लेयर्स क्रश्ड एग्रीगेट्स से बनी पेवमेंट लेयर्स होती हैं। इनका मेन काम क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, ड्रेनेज प्रोवाइड करना, व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूट करना, और यह लेयर्स बिटुमिनस लेयर के नीचे प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहां इंजीनियरिंग नोट देखिए। ग्रैन्युलर लेयर्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, और प्रैक्टिकली यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पेवमेंट स्ट्रेंथ का मेजर पार्ट ग्रैन्युलर लेयर्स से आता है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, दो टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलर लेयर्स। यहां दो मेन ग्रैन्युलर लेयर्स दिखाई गई हैं। ए, जीएसबी, ग्रैन्युलर सब बेस। बी, डब्ल्यूएमएम, वेट मिक्स मैकेडम। अब दोनों लेयर्स का फंक्शन अलग अलग होता है। जीएसबी मेनली ड्रेनेज और सेपरेशन के लिए होती है, जबकि डब्ल्यूएमएम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, तीन ग्रैन्युलर सब बेस यानी जीएसबी। जीएसबी लोएस्ट ग्रैन्युलर लेयर होती है, जो सबग्रेड के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। अब इसके फंक्शंस समझते हैं। इंप्रूव्स ड्रेनेज, प्रिवेंट्स कैपिलरी राइज, प्रोवाइड्स वर्किंग प्लेटफॉर्म, सेपरेट्स सबग्रेड फ्रॉम अपर लेयर्स, रिड्यूसेस पंपिंग ऑफ फाइन्स। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट देखिए। वेल ग्रेडेड क्रश्ड एग्रीगेट्स यूज किए जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन थिकनेस जनरली 150 mm टू 200 mm। अब नीचे इंजीनियरिंग नोट देखिए। ड्रेनेज परफॉर्मेंस मेनली डिपेंड्स ऑन जीएसबी, और फील्ड में यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ड्रेनेज खराब हुई तो मॉइस्चर पेवमेंट में एंटर करेगा और पेवमेंट जल्दी डिटेरियोरेट होगा। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, 4 वेट मिक्स मैकेडम यानी डब्ल्यूएमएम। अब डब्ल्यूएमएम समझते हैं। यह डेंस ग्रेडेड एग्रीगेट लेयर होती है, जिसे वाटर के साथ मिक्स करके कॉम्पैक्ट किया जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? मेन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चरल लेयर distributes wheel load, improves pavement stability, provides strong base support. अब कंस्ट्रक्शन थिकनेस देखिए। यूजुअली 250 mm टू 300 mm इन लेयर्स। अब नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। WMM requires proper moisture and compaction, यानी मॉइस्चर कंट्रोल और रोलिंग यहां बहुत क्रिटिकल है। अब राइट साइड डायग्राम देखते हैं।
यह टिपिकल ग्रैन्युलर लेयर्स सेक्शन दिखाया गया है। ऊपर व्हील लोड एक्ट कर रहा है और लोड नीचे जाते समय वाइडर एरिया में स्प्रेड हो रहा है। यही लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म पेवमेंट को सेफ बनाता है। अब नीचे वाटर फ्लो एरोज देखिए। जीएसबी ड्रेनेज फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इमेज देखते हैं। यहां डंपर्स, मोटर ग्रेडर, वाटर टैंकर और वाइब्रेटरी रोलर दिखाए गए हैं। यही एक्चुअल साइट इक्विपमेंट ग्रैन्युलर लेयर कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। अब पांचवा टॉपिक देखते हैं। 5 डिफरेंस बिटवीन जीएसबी एंड डब्ल्यूएमएम। अब दोनों लेयर्स का कंपैरिजन समझते हैं। जीएसबी ड्रेनेज ओरिएंटेड लेयर, लोअर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, प्लेस्ड अबव सबग्रेड। WMM structural load carrying layer, higher strength requirement, placed below bituminous layer। और यही दोनों लेयर्स मिलकर पेवमेंट फाउंडेशन तैयार करती हैं। अब छठा टॉपिक देखते हैं। 6 कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ जीएसबी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए। स्टेप 1 सरफेस प्रेपरेशन। स्टेप 2 मटेरियल स्प्रेडिंग। स्टेप 3 वाटर स्प्रिंकलिंग। स्टेप 4 ग्रेडिंग यूजिंग मोटर ग्रेडर। स्टेप 5 कंपैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर। स्टेप 6 फील्ड डेंसिटी टेस्टिंग। और यही कंप्लीट जीएसबी कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है। अब सातवां टॉपिक देखते हैं। 7 कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ WMM। स्टेप 1 एग्रीगेट मिक्सिंग इन WMM प्लांट। स्टेप 2 ट्रांसपोर्टेशन बाय डंपर्स। स्टेप 3 मैकेनिकल लेइंग यूजिंग पेवर। स्टेप 4 मॉइस्चर कंट्रोल। स्टेप 5 रोलिंग एंड कंपैक्शन। स्टेप 6 लेवल एंड डेंसिटी चेकिंग। और प्रैक्टिकल हाईवे प्रोजेक्ट्स में यही स्टैंडर्ड सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। अब 8वां टॉपिक देखते हैं। 8 क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स। ग्रैन्युलर लेयर्स में क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से टेस्ट्स रिक्वायर्ड हैं? ग्रेडेशन टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, फील्ड डेंसिटी टेस्ट, थिकनेस मेजरमेंट, लेवल चेकिंग, कंपैक्शन कंट्रोल। अगर इन टेस्ट्स में फेलियर आता है तो पेवमेंट परफॉर्मेंस डायरेक्टली अफेक्ट होती है। अब 9वां टॉपिक देखते हैं। 9 इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रॉपर ग्रेडेशन इंप्रूव्स डेंसिटी, पुअर कंपैक्शन कॉजेस रटिंग, excess moisture weakens WMM, drainage failure damages pavement rapidly। और यही 4 कॉन्सेप्ट्स फील्ड क्वालिटी कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अब 10वां टॉपिक देखते हैं। कॉमन फेलियर्स इन ग्रैन्युलर लेयर्स। रटिंग, सेटलमेंट, सेग्रेगेशन, वीक एजेस, मॉइस्चर डैमेज। अब प्रैक्टिकल फील्ड में यही फेलियर्स सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। अब 11वां टॉपिक देखते हैं। 1 प्रैक्टिकल साइट ऑब्जर्वेशन। Uneven moisture causes poor compaction. Segregated aggregates reduce strength. Improper rolling creates loose patches. Poor drainage leads to pumping action. और साइट इंजीनियर को इन ऑब्जर्वेशंस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब 12वां टॉपिक देखते हैं। 1 to interview question box. Q. Which layer mainly provides drainage? Answer. GSB layer. Q. Which granular layer mainly provides structural strength? Answer. WMN layer.
अब नीचे क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखिए। बिटुमिनस लेयर्स ऊपर हैं, उसके नीचे बेस कोर्स, फिर WMM, फिर GSB और सबसे नीचे कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। अब लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखिए। लोड डेप्थ के साथ स्प्रेड हो रहा है और स्ट्रेस नीचे जाते जाते रिड्यूस हो रहा है। अब एग्रीगेट ग्रेडेशन एग्जाम्पल देखते हैं। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स हायर डेंसिटी प्लस हायर स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स वॉइड्स और वीकनेस क्रिएट करते हैं। अब ड्रेनेज फंक्शन डायग्राम देखिए। GSB वाटर को नीचे पास होने देती है और मॉइस्चर को पेवमेंट में अक्यूमुलेट होने से रोकती है। अब नीचे कंपैक्शन इक्विपमेंट देखिए। वाइब्रेटरी रोलर, शीप फुट रोलर, टैंडम रोलर और वाटर टैंकर। अब सबसे नीचे फाइनल की कॉन्सेप्ट देखिए। GSB ड्रेनेज प्लस सेपरेशन, WMM स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और गुड कंपैक्शन बेटर पेवमेंट लाइफ, लेकिन पुअर ड्रेनेज पेवमेंट फेलियर। और दोस्तों, अगर आपको यह डिटेल्ड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड्स में हम पेवमेंट फेलियर्स, रटिंग, फटीग, क्रैकिंग और कंप्लीट डिजाइन मैकेनिज्म डिटेल में समझने वाले हैं। और अब अगली स्लाइड में हम समझेंगे बिटुमिनस लेयर्स एंड सरफेस कोर्सेस, जहां BC, DBM वेयरिंग कोर्स और पेवमेंट राइडिंग क्वालिटी डिटेल में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आपने पेवमेंट बेसिक्स समझ लिए, लेयर सिस्टम क्लियर हो गया, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यह समझ आ गया, और सबग्रेड तथा मटेरियल का इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गया। यही आपका बेस है, यही आपकी फाउंडेशन है। और याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स मतलब स्ट्रॉन्ग डिजाइन। अब अगला स्टेप क्लियर है। अब हम मूव करेंगे पार्ट 2 की तरफ, क्योंकि यहीं से एक्चुअल डिजाइन शुरू होता है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ट्रैफिक लोडिंग, CBR, ड्रेनेज और डिजाइन इनपुट्स की। यानी अब कैलकुलेशन शुरू होगी, अब रियल इंजीनियरिंग शुरू होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इनपुट डेटा गलत हुआ तो पूरा पेवमेंट डिजाइन गलत हो जाएगा। इसीलिए पार्ट 2 सबसे क्रिटिकल पार्ट है। तो अब सीधा अगले वीडियो पर चलते हैं, पार्ट 2 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं डिजाइन की तरफ। अगर आपको यह सीरीज यूजफुल लग रही है तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपना डाउट या फीडबैक कमेंट में लिखें और ऐसे ही कंटेंट के लिए इसे अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ शेयर भी करें। यूट्यूब पर हमें फॉलो करें @civilenginefra। इंस्टाग्राम पर भी जुड़े @civilenginefra। फेसबुक और लिंक्डइन पर भी सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्च करके कनेक्ट करें। यहां आपको हाईवे इंजीनियरिंग, पेवमेंट डिजाइन, IRC कॉन्सेप्ट्स और साइट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहेगी। चलते हैं पार्ट 2 में।